हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियां? फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कहिए कि सभी टॉपिक पे बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग वाक्य शुद्धि के बारे में बात करेंगे। आखिर वाक्य अशुद्ध क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्यों को रटने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। वो अशुद्ध क्यों हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल रूट कॉज देखेंगे, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोग देखते हैं वाक्य शुद्धि। तो किसी भी भाषा में शब्द, वर्ण, वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ निश्चित नियम होते हैं जिससे भाषा का मानक रूप बनता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी भाषा में, सभी भाषा में, ना केवल हिंदी में, तो यहाँ पर तो बात हिंदी की हो रही है, ठीक है ना? तो हिंदी में जो है ना, भाषा में शब्द, वर्ण तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ निश्चित नियम है और उन्हीं नियमों के आधार पर भाषा का मानक रूप तैयार होता है। और यदि वे नियम भंग होते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यदि हम उन नियमों को जान जाते हैं तो निश्चित रूप से अशुद्ध वाक्य जो रहेगा उसे हम आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। तो यदि हमें पहचान पता है कि इस तरह से इसकी पहचान होती है, ठीक है ना, हम यदि पहचान लेते हैं तो उपचार भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रटेंगे नहीं, बस केवल ध्यान से उन नियमों के बारे में जानेंगे, उनकी पहचान जानेंगे, तब हम आसानी से उपचार कर सकते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले पद संबंधी नियम। पद संबंधी, अब जानना है पद किसे कहते हैं। तो पद जो है ना, वो शब्द ही है। मतलब कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप से होता है तो शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए राधा है, ठीक है ना, राधा, तो राधा यहाँ पे शब्द हो गया। लेकिन जब ये राधा शब्द जो है वाक्यों में होगा, जैसे राधा माला बनाती है, राधा पानी पीती है, तो वहां पे जब राधा है वाक्यों में, तो वहां पे राधा पद कहलाएगा, ठीक है ना? इस तरह से शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य में दो तरह की अशुद्धि होती है, एक पद संबंधी, दूसरी पदक्रम संबंधी। पद संबंधी में कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती है? लिंग से संबंधित वचन, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, वर्तनी, अनावश्यक शब्द, अनुपयुक्त शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का गलत प्रयोग के कारण भी वाक्य जो है अशुद्ध होता है। और दूसरा है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इसके कुछ नियम जो हैं वो क्या है। सबसे पहला नियम कहता है वाक्य में सबसे पहले कर्ता फिर कर्म। यदि कर्म हो तो, ये जरूरी नहीं है कि सभी वाक्य में कर्म होगा ही, ठीक है ना, लेकिन यदि कर्म होगा तो कर्म और उसके बाद क्रिया लिखा जाएगा। जैसे राधा माला बनाती है, तो राधा कौन हुई? कर्ता। जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है ना? कोई भी जो क्रिया को करेगा वो कर्ता कहलाएगा। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाएगा, ये तो पता है ना? तो राधा क्या हुई? कर्ता, ठीक है ना? बनाती क्या है? क्रिया हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? बनाती क्या है? क्रिया है। और फिर राधा क्या हो गई? राधा हो गई कर्ता। माला क्या है? कर्म है। तो इस नियम के अनुसार पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। तो राधा माला बनाती है। इस प्रकार से यदि हम बोलेंगे राधा बनाती है माला, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? राधा माला बनाती है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, विस्तारक को उसके पूर्व लिखा जाता है। यदि वो कर्ता का विस्तारक हुआ या फिर कर्म का विस्तारक हुआ या फिर क्रिया का विस्तारक हुआ, विस्तारक को उसके पूर्व लिखा जाएगा। इसको यदि हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। विस्तारक को उसके पूर्व लिखा जाता है। पहले विस्तारक लिखा जाएगा फिर कर्ता, यदि विस्तारक है तो, ठीक है ना? उसी तरह से कर्म उसका विस्तारक उसके पहले होगा, क्रिया उसका विस्तारक उसके पहले होगा। जैसे राधा की बड़ी बहन माला स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी बना लेती है। तो यहाँ पर बनाने वाली कौन है? बनाने वाली है माला खाना बनाती है। लेकिन यहाँ पर माला की पहचान क्या बताई जा रही है? राधा की बड़ी बहन, तो ये कर्ता का विस्तारक हुआ। राधा की बड़ी बहन, ये कर्ता का विस्तारक हुआ, ठीक है ना? उसी प्रकार से खाना तो कर्म हुआ, लेकिन इसका विस्तारक स्वादिष्ट खाना। उसी प्रकार बनाना, लेकिन यहाँ पर बता रहा है बहुत जल्दी बना लेती है, बताया जा रहा है बहुत जल्दी, तो इसका विस्तारक बहुत जल्दी हो गया, क्रिया का विस्तारक बहुत जल्दी हो गया। तो इस तरह से कर्ता का विस्तारक पहले, मतलब राधा की बड़ी बहन माला,
खाना का विस्तारक पहले, स्वादिष्ट खाना, क्रिया बनाना क्रिया है तो उसका विस्तारक बहुत जल्दी बना लेती है। तो ये जो है ना बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो गया। राधा की बड़ी बहन माला स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी बना लेती है। यदि हम कहेंगे कि माला जो राधा की बड़ी बहन है स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी बना लेती है तो भी गलत हो जाएगा। वाक्य क्या होना चाहिए? राधा की बड़ी बहन माला स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी बना लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका अगला नियम कहता है विस्मय बोधक शब्द व संबोधन सूचक पद वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। मतलब कभी भी विस्मय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो वाक्य के पहले आएगा। जैसे हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय शब्द आया। उसी प्रकार अरे ये तुमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आया संबोधन सूचक शब्द राधा जरा आओ, राधा जरा आओ, संबोधन करके बोल रहे राधा जरा आओ, तो इन सब शब्दों का प्रयोग पहले होता है। ठीक है, वाक्य के पहले किया जाता है। यदि इन सब नियमों को हम जान जाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर गलत होने की संभावना ही नहीं है, हम अपने आप उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक पद जो रहेंगे, प्रश्नवाचक पद क्या हुए? कौन, कितना, ये सब जो शब्द है, ठीक है ना, वो सब विषय के ठीक पहले। जैसे मुंबई कौन जाएगा, मुंबई कौन जाएगा, कौन मुंबई जाएगा नहीं बोलेंगे, मुंबई कौन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार राधा कैसा नृत्य करती है, राधा कैसा नृत्य करती है। यदि हम बोलेंगे राधा नृत्य कैसा करती है तो गलत हो जाएगा। वहां पे राधा कैसा नृत्य करती है, तो ये जो है विषय, विषय के ठीक पहले, विषय क्या है यहाँ पे? नृत्य करना है, तो उसके पहले लगाना है कि कैसा नृत्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी प्रश्न का जवाब जो है ना, कोई भी यदि मान लीजिए प्रश्न है और प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब हाँ नहीं में होता है, यदि ऐसा वाक्य है जिसमें कि आंसर उसका हाँ या नहीं आने वाला है तो उस वाक्य के प्रारंभ में क्या लगेगा? ठीक है ना, यदि किसी का आंसर हाँ या नहीं आने वाला है तो उस वाक्य के पहले क्या लगेगा? ठीक है, जैसे क्या तुमने खाना खाया, हाँ या नहीं। उसी प्रकार क्या मोहन बाजार गया, हाँ या नहीं, यही आंसर होगा ना। यदि हम कहते हैं यहाँ पर तुमने खाना खाया क्या, तो ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी जिस भी वाक्य में उत्तर जो है हाँ या नहीं में आने वाला है तो वहां पे क्या शब्द का प्रयोग पहले किया जाएगा। ठीक है, देखिए उसी प्रकार उपाधि नाम के पहले व योग्यता नाम के बाद लिखी जाती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि हमें लिखना है, उसकी उपाधि लिखनी है तो उसके नाम से पहले और उसकी जो योग्यता है नाम के बाद लिखी जाएगी। उपाधि और योग्यता में तो अंतर आप जानते ही होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दीपा गुप्ता, मान लीजिए नाम है दीपा गुप्ता, तो उसे किस चीज की उपाधि मिली? डॉक्टरेट की उपाधि मिली, तो डॉक्टर नाम के पहले लिखा जाएगा। उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, दीपा गुप्ता कितना पढ़ी हुई है उसके बारे में हमें जानना, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना है तो MA, BEd, LLB, PhD वो सब नाम के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित, निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित होगा। ठीक है ना, विभक्ति पता है ना फ्रेंड्स, कर्ता ने, कर्म को तो ने, को, से, पर, ये सब जो रहता है ना वो कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह जो है परसर्ग विभक्ति उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित और निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित होगा। मतलब कोई भी कर्म सजीव होता है, सजीव है तो विभक्ति लगाएंगे, और सजीव नहीं है, निर्जीव है तो फिर विभक्ति नहीं लगाएंगे कर्म में। ठीक है ना, कर्म में। तो राधा ने किताब को पढ़ी, सही है क्या? किताब सजीव है, निर्जीव है तो यहाँ विभक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो राधा ने किताब पढ़ी, बस इतना ही सही होगा, राधा ने किताब पढ़ी। ठीक है, उसी प्रकार से कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस सजीव है, तो जब सजीव होगा तो फिर विभक्ति वहां पे का प्रयोग वहां किया जाएगा, कर्म के साथ विभक्ति। तो जब कर्म सजीव है तो विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यदि कर्म निर्जीव है तो विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, परंतु फ्रेंड्स बढ़ाना व बजाना ये इसका अपवाद होता है। ठीक है ना, इसका अपवाद है। जैसे कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, यहाँ पे बांसुरी जो है निश्चित रूप से निर्जीव है तो यहाँ पे विभक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, ये बजाया शब्द है, इसी के कारण बजाना और बढ़ाना ये दो शब्दों के साथ में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश ने झगड़ा को बढ़ाया,
राकेश ने झगड़ा को बढ़ाया, यहाँ पे भी बढ़ाना है, ठीक है ना, बढ़ाया तो इसके लिए होगा। तो बढ़ाना और बजाया जहाँ पे क्रिया होगी ना वहां पे विभक्ति, कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। जस्ट क्रिया के पहले न या नहीं का जब हम नकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, न और नहीं का जब नकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे तो क्रिया के जस्ट पहले करेंगे। जैसे राधा क्षमा नहीं मांगेगी, राधा क्षमा नहीं मांगेगी, बहुत बार बोलता है ना, राधा नहीं मांगेगी क्षमा, तो ये गलत हो जाएगा, राधा क्षमा नहीं मांगेगी। तो हमें जस्ट क्रिया से पहले न या नहीं का प्रयोग करना है। न या नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले होना चाहिए। राधा क्षमा नहीं मांगेगी, मैं तुमसे न बोलूंगी और न देखूंगी, तो जब क्रिया होगी उसके पहले ही न और नहीं का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आग्रह के लिए जब न का प्रयोग करते हैं, आग्रह के लिए जब न अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा तब न का प्रयोग अंत में होगा। जैसे तुम आओगी ना, ठीक है ना, तुम आओगे ना, राधा बोलेगी ना, तो जब आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग होगा तो वाक्य के अंत में होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो। जब वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गौण कर्म और मुख्य कर्म को हमें पहले पहचानने सीखना है, ठीक है ना। फिर मुख्य कर्म विभक्ति रहित होता है। कभी भी देखिए जो मुख्य कर्म होता है उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है और मुख्य कर्म निर्जीव होता है। मुख्य कर्म एकदम याद रखिए कि मुख्य कर्म का प्रयोग पहले जस्ट क्रिया के पहले करेंगे, लेकिन वो निर्जीव होना है और साथ ही साथ उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बबीता ने आम मोहन को खिलाया। देखिए बबीता ने आम मोहन को खिलाया, तो यहाँ पे दो कर्म हो जाते हैं। कौन कौन से कर्म हो गए? एक हो गया आम और दूसरा हो गया मोहन। तो इस प्रकार से देखिए आम एक निर्जीव है, मोहन एक सजीव है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है और क्रिया के ठीक पहले होता है और उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आम के साथ में आम यहाँ पे निर्जीव हो गया, तो मुख्य कर्म क्या है? यहाँ पे आम है, तो फिर क्या हो जाएगा? बबीता ने। फिर गौण कर्म क्या है? मोहन, तो मोहन को गौण कर्म आम खिलाया। बबीता ने मोहन को आम खिलाया, है ना सुन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि मुख्य कर्म हर समय निर्जीव होगा, उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विभक्ति उसकी कौन है? कर्म की विभक्ति को, तो उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि द्विकर्मक क्रिया है तो ठीक है ना, नहीं किया जाएगा और क्रिया के जस्ट पहले होगा, तो निश्चित रूप से फिर ये मोहन जो है अपने आप इधर आ जाएगा, है ना। अगला देखिए, किसी भी वाक्य के बारे में बताया जा रहा है कि स्थानवाचक व कालवाचक। स्थानवाचक व कालवाचक में पहले कालवाचक क्रिया विशेषण लिखा जाता है। किसी भी वाक्य में यदि स्थानवाचक और कालवाचक दोनों साथ साथ आए तो पहले कालवाचक को लिखेंगे। कालवाचक, ठीक है ना, समय बताएंगे पहले। जैसे हम पार्क 4 बजे जाएंगे। हम जो है पार्क 4 बजे जाएंगे। शुद्ध लग रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पहले जो है कालवाचक लिखना है, माने हमें पहले समय बताना है। तो क्या हो जाएगा? हम 4 बजे पार्क जाएंगे। ये अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि समय जो है काल मतलब क्या हो गया? समय हो गया फ्रेंड्स। काल का मतलब हो गया समय, ठीक है। तो समय को है ना हमें पहले बताना है और स्थान को बाद में बताना है, ठीक है। तो हम जो है 4 बजे पार्क जाएंगे। उसी प्रकार देखिए, राधा कमरे में 1 घंटे से बैठी है। सही है क्या? कमरा क्या है? स्थान है। 1 घंटा ये काल बताया जा रहा है, समय, तो ऐसे ही गलत हो गया, इसे इधर आना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा? राधा 1 घंटे से, पहले समय बताना है। राधा 1 घंटे से कमरे में बैठी है। राधा 1 घंटे से कमरे में बैठी है। उसी प्रकार हमें कहना है, तो मैं तुमसे 4 बजे पार्क में मिलने आऊंगा। यदि हम कहेंगे ना इस तरह से कि मैं पार्क में 4 बजे मिलने आऊंगा, तो गलत हो जाएगा। पहले हमें
कालवाचक समय को पहले बताना है, स्थान को बाद में बताना है, ठीक है ना। 4 बजे तुम मेरे घर आना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, तुम 4 बजे मेरे घर आना, ठीक है, तो जाकर वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, संबोधन कारक को छोड़कर कर्ता व कर्म के बीच में सभी कारक होंगे। तो फ्रेंड्स इस नियम को यदि हम जान गए ना तो कोई भी वाक्य हमारा गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। संबोधन कारक को तो हम पहले जान गए कि उसको पहले लगाया जाता है, वाक्य के में पहले संबोधन कारक होता है, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ करके कर्ता और कर्म के बीच में जितने भी कारक होंगे, कर्ता व कर्म के बीच में सभी कारक रहेंगे। तो भले ही हम याद करते हैं फ्रेंड्स कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध, अधिकरण, संबोधन, तो इस तरह से हम भले याद करते हैं, ये हमारे याद करने का कर्म है, ठीक है ना। लेकिन वाक्यों में जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले वाक्य यदि किसी भी वाक्य में यदि है वो कारक है तो सबसे पहले संबोधन होगा, फिर कर्ता होगा, फिर अधिकरण होगा, फिर संबंध होगा, फिर अपादान होगा, फिर संप्रदान होगा, फिर करण होगा, फिर कर्म होगा, उसके आखिर में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, राधा बाजार प्रतिदिन घर से सब्जी खरीदने के लिए स्कूटी से जाती है। देखिए लंबे वाक्य थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि ध्यान से देंगे तो फिर आसानी से आप बना देंगे, ठीक है ना। पहले इस वाक्य को एकदम ध्यान से देख लीजिए। राधा बाजार प्रतिदिन घर से सब्जी खरीदने के लिए स्कूटी से जाती है। इसमें बहुत सारे कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे एक तो कर्ता है राधा, ठीक है ना, और अधिकरण कारक बाजार हो गया, प्रतिदिन कालवाचक, तो ऐसे ही लग रहा है कालवाचक सब पहले आना चाहिए, है ना, स्थानवाचक तो बाद में आना चाहिए। अभी इसके पहले वाला नियम लोग देख लिए, ठीक है ना। घर से अपादान कारक हो गया, सब्जी खरीदने के लिए संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान को के लिए, याद है ना। स्कूटी से करण कारक हो गया, जाती है। तब नियम क्या कहता है, तो फ्रेंड्स इसका सही क्रम क्या होगा अब इसे देख लेते हैं। यदि इसे एक बार समझ लिए ना तो फिर समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले राधा, ये तो करता है, तो सबसे पहले राधा बाजार प्रतिदिन, बाजार प्रतिदिन। अभी हम लोगों ने इससे पहले ही देखा कि जो कालवाचक होता है वो स्थानवाचक से पहले आता है, तो प्रतिदिन क्या है, पहले आ जाएगा प्रतिदिन, फिर उसके बाद स्थानवाचक बाजार, प्रतिदिन बाजार, घर से, ठीक है ना। तो घर से जो है ना अपादान है, तो उसके बाद घर से, देखिए यहाँ पे इसके बाद अपादान कारक होगा। वाक्य में संबोधन कर्ता लिख लिए, अधिकरण लिख लिए, संबंध है नहीं तो अपादान, इसके बाद अपादान आ जाएगा घर से। फिर सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए क्या हो गया, संप्रदान, देखिए अपादान, उसके बाद संप्रदान आ गया। स्कूटी से, उसके बाद करण कारक, स्कूटी से जाती है। तो फ्रेंड्स हमें याद करना पड़ेगा कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले संबोधन, फिर उसके बाद कर्ता, फिर अधिकरण, फिर संबंध, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया का स्थान होता है, फिर अंत में क्रिया जाती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं पद संबंधी, ये तो हुआ पद क्रम संबंधी। अब देखते हैं पद संबंधी। तो पद संबंधी गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, लिंग से, वचन से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया, वर्तनी, अनावश्यक शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना, अनुपयुक्त शब्द आ जाते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का गलत प्रयोग के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो वाक्य में पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होना अन्वय या अन्वति कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज को भी याद रखिए, यदि हमें कहीं पे भी पूछा जाए अन्वति क्या है, अन्वय क्या है, दोनों एक ही शब्द है, अन्वय अन्वति क्या है, तो हमें क्या कहना है उसमें, वाक्य में पदों की क्रिया का उसके लिंग, क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होना, ठीक है ना, अन्वति कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, इसके भी कुछ नियम हैं। यदि इन नियमों को हम जान जाएंगे ना फ्रेंड्स तो गलतियां होगी ही नहीं। सबसे पहले है जहां कर्ता विभक्ति रहित हो, जहां कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता की विभक्ति क्या है, ने है, कर्म की विभक्ति को है, ये सब तो हमें याद ही है। जहां कर्ता विभक्ति रहित हो मतलब उसमें विभक्ति नहीं हो कर्ता में, ठीक है, वहां क्रिया कर्ता अनुसार होगी, वहां क्रिया कर्ता अनुसार होगी। जैसे
माधवी रोटी बनाती है। माधवी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ने नहीं लगा है, माधवी ने नहीं है, तो सिर्फ माधवी है। तो माधवी रोटी बनाती है, तो जो क्रिया है बनाना, जो क्रिया है बनाती है, तो बनाती माधवी के अनुसार है, माधवी रोटी बनाती है। यदि राम रहता तो राम रोटी बनाता है फिर हो जाता, फिर राम के अनुसार क्रिया हो जाती, ठीक है ना। उसी प्रकार बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे, बच्चे क्या है यहाँ पे बहुवचन में है, बच्चे, तो यहाँ पे क्रिया जो है बहुवचन में हो गई। खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो जिस प्रकार से कर्ता होगा उसी प्रकार से क्रिया, यदि कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है तो। लेकिन यदि जब कर्ता विभक्ति के साथ हो, दूसरा नियम कहता है, लेकिन यदि कर्ता विभक्ति के साथ हो, मतलब ने लगा हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तब जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी, यदि ने लगा हुआ है तो। जैसे राधा ने रोटी खाई, राधा ने, देखिए यहाँ पे ने लगा है ना, तो यहाँ पे रोटी, रोटी क्या है, रोटी जो है स्त्रीलिंग है, रोटी जो है स्त्रीलिंग है, तो राधा ने रोटी खाई। तो यहाँ पे कर्ता कोई भी रहता, उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे कर्म के अनुसार विभक्ति है। यहाँ पर कर्म क्या है, रोटी है, कर्म क्या है, रोटी है, रोटी स्त्रीलिंग है इसीलिए खाई। यदि राम भी रहता तो राम ने रोटी खाई, ठीक है। उसी प्रकार देखिए राधा ने फल खाया, तो यहाँ पर कर्म क्या है, कर्म जो है ये फल है, ठीक है ना, कर्म जो है फल है, और फल क्या है यहाँ पे पुल्लिंग है, फल जो है देखिए पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। तो राम ने फल खाया, राधा ने फल खाया, गीता ने फल खाया। तो कर्ता कोई भी हो, कर्ता स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो जो क्रिया है वो विभक्ति जो है ना, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। राम ने फल खाया, इस तरह से। अगला देखिए, जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो, मतलब कर्ता के साथ विभक्ति हो, मतलब ने भी लगा हो, कर्म के साथ को भी लगा हो, तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही होगी। जब ने भी हो और को भी हो, ने भी हो को भी हो, तो हर समय जो क्रिया है वो पुल्लिंग एक वचन में ही होगी। जैसे महेश ने गाय को चारा खिलाया, देखिए यहाँ पे ने का भी प्रयोग किया गया है, को का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो खिलाया, ठीक है ना, खिलाया, गाय को चारा खिलाया, खिलाया क्या है, एक वचन में है, एक वचन में है और पुल्लिंग है। उसी प्रकार प्राचार्य ने बच्चों को डांटा, प्राचार्य ने, देखिए यहाँ ने भी लगा है, को भी लगा है, तो प्राचार्य ने बच्चों को डांटा, डांटा क्रिया जो है पुल्लिंग एक वचन में है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, समान लिंग के, समान लिंग के, यदि मान लीजिए एक ही लिंग के लोग हैं, ठीक है ना, समान लिंग के अनेक कर्ता पद हैं, कर्ता पद बहुत अधिक हैं और लेकिन सभी समान लिंग के हैं, तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में प्रयुक्त होगी, उसी लिंग के बहुवचन में। जैसे बबीता, श्वेता, नीलम, रंजना और रेखा आम खा रही हैं, आम खा रही हैं, तो यहाँ पर बबीता, श्वेता, नीलम, रंजना, रेखा सभी स्त्रीलिंग में है, इसीलिए आम खा रही हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे रहता रमेश, रमेश, राकेश, पंकज व वीरेंद्र, पंकज व वीरेंद्र, फिर क्या हो जाता, आम खा रहे हैं, देखिए आम खा रहे हैं, ठीक है। देखिए रमेश, राकेश, पंकज व वीरेंद्र आम खा रहे हैं, इस तरह से। यदि स्त्रीलिंग में है तो खा रही हैं, पुल्लिंग में है तो खा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, वाक्य में एक से अधिक कर्ता और असमान लिंग, इस चीज को देखिए, हम लोग समान लिंग के बारे में बात करते हैं, असमान लिंग के हो तो क्रिया का लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार एक वचन में होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार। जैसे देखिए रोहित, आशीष व संध्या खेल रही है, खेल रही है, अंतिम, ठीक है ना, जो अंतिम दिया है फ्रेंड्स, जो अंतिम में रहेगा, तो यहाँ अंत में क्या है, संध्या, तो खेल रही है का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। असमान लिंग हो, असमान मतलब उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो, तो हमारा जो क्रिया का लिंग है वो अंतिम के अनुसार, मतलब यहाँ संध्या खेल रही है। उसी प्रकार रोहित, आशीष या संध्या खेल रही है, अंतिम के अनुसार ही होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स,
रोहित, आशीष व संध्या सभी खेल रहे हैं, सभी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे नियम थोड़ा बदल जाएगा फ्रेंड्स। जहां पे समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द सब, सभी, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा तो क्रिया जो है पुल्लिंग और बहुवचन में हो जाएगी। ठीक है ना, खेल रहे हैं हो जाएगा। ठीक है ना, रोहित, आशीष व संध्या सभी खेल रहे हैं। यहाँ पे अंतिम वाले के अनुसार ना बदल करके समूहवाचक शब्द का प्रयोग जब होगा तो क्रिया जो है पुल्लिंग और बहुवचन में, इसे देखिए पुल्लिंग और बहुवचन में क्रिया हो जाएगी। जैसे रोहित, आशीष व संध्या सभी खेल रहे हैं, या फिर संध्या, आरती, बबीता, निकिता व रोहित सभी खेल रहे हैं। कुछ भी हो, असमान रूप से जो है ना, लिंग जो है असमान रूप से हो, कर्ता कोई भी हो, लेकिन यदि समूहवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो क्रिया जो है पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयोग की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं। कर्ता विभक्ति सहित व कर्म विभक्ति रहित हो तो अंतिम कर्म के अनुसार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया है और कर्म जो है एक से अधिक कर्म है और उसमें जो है ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, असमान है, तो उस समय जो क्रिया का रूप होगा कैसे होगा उसको देखिए। यहाँ पे तरह तरह के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आसानी से बात समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए राधा ने पुस्तक व पेन खरीदा। राधा ने पुस्तक व पेन खरीदा। यहाँ पुस्तक क्या है फ्रेंड्स, पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, पेन जो है वो पुल्लिंग है, पेन पुल्लिंग है। तो राधा ने पुस्तक व पेन खरीदा, क्योंकि पेन पुल्लिंग है इसीलिए खरीदा। यदि रहता राधा ने पेन व पुस्तक, फिर हो जाता खरीदी। तो जो आखिरी में होगा, ठीक है, जो आखिरी में होगा उसी के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाएगा। खरीदी क्रिया का लिंग जो है उसी के आधार पर निर्धारित होगा। जैसे राधा ने पुस्तक या पेन खरीदा, तो यहाँ पे पेन जो है पुल्लिंग है इसीलिए खरीदा। यदि रहता राधा ने पेन या पुस्तक, फिर क्या हो जाता खरीदी, क्योंकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है तो खरीदी हो जाता, क्रिया का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग में आ जाता। ठीक है, उसी प्रकार मोहन ने किताबें, किताबें व थैले खरीदे। यहाँ पे देखिए बहुवचन में है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो भी बहुवचन में, खरीदे। उसी प्रकार मोहन ने किताबें या थैले खरीदे। क्रिया जो है यहाँ पे देखिए कर्म जो है बहुवचन में है, किताबें या थैले बहुवचन में है इसलिए खरीदे। तो थैले क्या है, थैले जो है पुल्लिंग है इसीलिए खरीदे। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग किताबें को पहले कर देते हैं तो मोहन ने थैले व किताबें खरीदी। थैले व किताबें, क्योंकि किताबें और पुस्तकें जो है वो स्त्रीलिंग में है तो फिर खरीदी। यदि पुल्लिंग में होगा तो फिर खरीदा, खरीदे, स्त्रीलिंग में है तो खरीदी, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यदि एक से अधिक कर्ता पद भिन्न पुरुष में हो तो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फिर उत्तम पुरुष होगा। इसको बिल्कुल याद करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि यदि जो है ना मैं, तुम और ओ की बात करनी है तो सबसे पहले हम लोग किसे बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष की बात होगी। मतलब मध्यम पुरुष तुम का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा, फिर अन्य पुरुष, तुम्हारे मित्र और मैं एक ही कार में चलेंगे। तुम, तुम्हारे मित्र और मैं एक ही कार में चलेंगे। ठीक है ना, तो किसी भी वाक्य में यदि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हो तो मध्यम पुरुष जो है पहले में आएगा, अन्य पुरुष जो है दूसरे में आएगा और सबसे आखिरी में जो है ना उत्तम पुरुष मतलब मैं का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तुम, तुम्हारे मित्र और मैं एक ही कार में चलेंगे। यदि हम लोग बोलेंगे ना मैं, तुम और तुम्हारे मित्र एक कार में चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यदि हम कहते हैं तुम्हारे मित्र, तुम और मैं एक कार में चलेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। कैसे बोलना है, तुम, तुम्हारे मित्र और मैं एक ही कार में चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कर्ता का लिंग अज्ञात हो, माने कर्ता जो है ना कौन है पता नहीं, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो क्रिया पुल्लिंग में ही होगी। फिर क्रिया पुल्लिंग में ही होगी। जैसे तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, हमें पता नहीं खर्चा चलाने वाली स्त्री है या फिर खर्चा चलाने वाला पुरुष है, कौन है मालूम नहीं है, तो पूछना है तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। जब हमें कर्ता का लिंग पता नहीं है कि कौन है
तो फिर हर समय जो है ना कर्ता पुल्लिंग एक वचन में, ठीक है, पुल्लिंग हर समय कर्ता जो है ना पुल्लिंग में ही होगा। तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। उसी प्रकार से आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयोग की जाती है। ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं, यदि हमें किसी को आदर देना है तो क्रिया जो है बहुवचन में ही प्रयोग की जाएगी। जैसे महात्मा गांधी आदर्शवादी नेता थे, महात्मा गांधी आदर्शवादी नेता था, कोई नहीं कहता। पिताजी आ रहा है, कोई नहीं कहता। प्रिंसिपल डांट रहा है, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं, पिताजी आ रहे हैं, प्रिंसिपल डांट रहे हैं। तो जब भी हम किसी को आदर देते हैं तो हर समय बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन, वहां पे जो है ना हमारी क्रिया जो है बहुवचन के रूप में हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए कुछ नियम। अब आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे आसानी से समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल छोटी सी गलती रहती है, लेकिन इसके कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसा देश ऐसा भेष, सही है क्या, नहीं। जैसा देश वैसा भेष, तो वहां पे वैसा होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार वह गुस्सा से रो रहा है, वह गुस्सा से रो रहा है, सही है क्या, नहीं। वह गुस्से से रो रहा है, यह भी गलत। यहाँ पर वह गुस्से से रो रहा है होना चाहिए। फिर राम जल को पिएगा, सही है। अभी बताए, यहाँ पर जहां पर कर्म जो है निर्जीव रहेगा तो फिर क्या होगा, कर्म जो है निर्जीव है तो राम जल पिएगा, वहां पे हमें विभक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो राम जल पिएगा, यहाँ पर को जो है अनावश्यक शब्द दिया हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। वह प्रातः काल के समय टहलता है, सही है। दो शब्दों का प्रयोग, काल का मतलब भी समय ही होता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। वह प्रातः काल टहलता है, सही है। ये भी गलत है, ठीक है। लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए सब गलत वाक्य हैं। मैं रोजाना पौधों को पानी से सींचती हूँ, सही है। कोई भी जो सींचता है वो पानी से ही सींचता है, दूध से कोई नहीं सींचता। तो मैं रोजाना पौधों को सींचती हूँ, तो मैं रोजाना पौधों को सींचती हूँ, यहाँ पानी से की लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण सेंटेंस गलत है। दहेज की लेन देन बहुत बुरी प्रथा है, दहेज की लेन देन बहुत बुरी प्रथा है, सही है क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। दहेज का लेन देन, तो यहाँ पे का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दहेज का लेन देन बुरी प्रथा है। मैं सप्रमाण सहित कहता हूं, सप्रमाण, सही है। सप्रमाण, स का मतलब ही होता है सहित, तो फिर दो बार बोलने से क्या जरूरत है। मैं सप्रमाण कहता हूं या फिर मैं प्रमाण सहित कहता हूं। मैं प्रमाण सहित कहता हूं या सप्रमाण सहित कहने की आवश्यकता नहीं है, गलत है। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, सही लग रहा है क्या, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कठोर परिश्रम किए बिना तुम सफल नहीं हो सकते। यहाँ बिना जो शब्द है उसे यहाँ आना चाहिए। बिना कठोर परिश्रम किए बिना यहाँ पे आना चाहिए। कठोर परिश्रम किए बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ठीक है। अब पढ़ लिया जाए, सही है। अब पढ़ लिया जाए, जी नहीं, अब पढ़ा लिया जाए, पढ़ लिया जाए नहीं, अब पढ़ा लिया जाए, ठीक है। वह अनेकों भाषाएं जानता है, वह अनेकों भाषाएं जानता है, सही है। अनेक का मतलब ही बहुत होता है, उसको फिर बहुवचन बनाने की क्या आवश्यकता है। वह अनेक भाषाएं जानता है, वह यहाँ भी गलत है, वह अनेक भाषाएं जानता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इससे प्रत्येक भारतीय का मस्तिष्क ऊंचा होता है, सही है। कोई व्यक्ति कोई काम करता है फिर कहता है कि इससे प्रत्येक भारतीय का मस्तिष्क ऊंचा होता है, सही है, गलत है। मस्तिष्क नहीं, मस्तक, मस्तक, ठीक है, मस्तक। इससे प्रत्येक भारतीय का मस्तक ऊंचा होता है। मैं अध्यापक कार्य करता हूं, मैं अध्यापक कार्य करता हूं, सही है, बिल्कुल नहीं। अध्यापन कार्य करता हूं, मैं अध्यापन कार्य करता हूं, या फिर मैं अध्यापक हूं, ऐसा बोलना, ठीक है। आदरणीय माता जी से निवेदन कीजिए, आदरणीय माता जी से निवेदन कीजिए। कौन सी अशुद्धि हो यहाँ पे, लिंग की अशुद्धि हो रही है।
आदरणीय माता जी से निवेदन कीजिए। यदि हमें कहना है सोनिया गांधी एक नेता हैं, सही है, सोनिया गांधी एक नेत्री है, नेता का नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, आदरणीय आदरणीय। उसी प्रकार यह लिंगगत अशुद्धियां हैं। जबरदस्ती मत करो, सही है, जबरदस्ती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ज्यादातर परीक्षा में जो गलतियां हम करके आते हैं वही गलती है, ठीक है। जबरदस्ती मत करो, सही है। वाक्य तो सही है लेकिन ये शब्द जो है ना गलत है, क्योंकि जबरदस्ती नहीं होता, जबरदस्ती होता है, ठीक है। द का प्रयोग किया जाता है, जबरदस्ती, जबरदस्ती, ठीक है ना। क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? देखिए सही है, क्या आप मुझसे नाराज हैं, सही लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस ये केवल एक नुक्ता की गलती है। देखिए नाराज, बस केवल ज के नीचे डॉट लगाना है फ्रेंड्स, नाराज। तो बहुत बार फ्रेंड्स यदि हम डॉट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब भी बहुत बदल जाता है। मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ सिर्फ नुक्ता के प्रयोग से। यदि हम वो डॉट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब जो है किस तरह से बदल जाते हैं। तो उसमें उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें कि नुक्ता रहे तो अलग अर्थ और नुक्ता न रहे तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको इस तरह के वीडियो, इस तरह के शब्दों को जानने की रुचि है तो निश्चित रूप से आप नुक्ता के महत्व वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, कितने बाराती आए थे? कितने बाराती आए थे, सही है? नहीं सही है, क्योंकि बाराती नहीं होता है, बराती होता है, बराती, ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। बराती, आए हम बराती, आए हम बाराती नहीं, आए हम बराती होता है, बराती, बराती, ठीक है। अगला देखिए, मेढक उछल रहा है, सही लग रहा है क्या? लगता तो सही है लेकिन यहाँ पे वर्तनीय अशुद्धियां हैं फ्रेंड्स। मेढक, मेंढक नहीं होता है, मेढक होता है, मेढक, मेढक, इस तरह से, ठीक है। तो वर्तनीय अशुद्धि हो जाएगी। अगला देखिए, यह घटना जब मैं 20 साल का था उस समय की है। यह घटना जब मैं 20 साल का था उस समय की है, सही है क्या? लगता तो सही है लेकिन सही नहीं है। सही क्या होगा? यह घटना, यह घटना उस समय की है, इसे पहले ले जाना पड़ेगा। यह घटना उस समय की है जब मैं 20 साल का था, ये बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। यह घटना उस समय की है जब मैं 20 साल का था। यह घटना जब मैं 20 साल का है उस समय की है, ऐसा नहीं बोलना है। यह घटना उस समय की है जब मैं 20 साल का था, ठीक है। चलिए, मेरे को किसी की चिंता नहीं, मेरे को किसी की चिंता नहीं, सही लग रहा है क्या? थोड़ा तो अटपटा लग ही रहा होगा क्योंकि अभी अभी ही हम लोगों ने बहुत सारे नियम जाने हैं, है ना। तो मेरे को तेरे को नहीं बोलना है, क्या बोलना है? मुझे तुझे। तो मेरे को किसी की चिंता नहीं, नहीं कहना, क्या कहना है? मुझे किसी की चिंता नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं। तेरे को किसी की चिंता नहीं, नहीं कहना, तुझे किसी की चिंता नहीं है, इस तरह से कहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? निश्चित रूप से फ्रेंड्स अब आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। यदि पहले के नियम को यदि 1-2 बार ध्यान से देख लें, उदाहरण के साथ दिए गए हैं, 2-4 उदाहरणों के साथ और देख लें, समझ लें, तो आसानी से कोई भी वाक्य जो अशुद्ध है उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। एक बार यदि हम उपचार जान गए, यदि हम एक बार पहचान लिए तो उसका उपचार तो कर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगती है वीडियो? यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुख्य रूप से इस चैनल का उद्देश्य जो है ना, हमें आने वाले भावी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए प्रेरित करना, जानना, ज्ञानवान बनाना, ताकि हम हर परीक्षा में एक बिल्कुल अच्छी तरह से सफल हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर किसी परीक्षा उपयोगी टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।